सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। अभी कुरुक्षेत्र में हूँ और कुरुक्षेत्र में एक सुपर वीडियो बना रहा हूँ मैं इंग्लिश को लेके, आइल्स को लेके। और जो भाई मेरे बहन जो विदेश में जाना चाहें उन खातर मेरे साथ हैं गुंजन, और मैं गुंजन से चाहूँगा कि एक बार आ जाएँ। हेलो मैम। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट। आप बताइए। मैं एकदम बढ़िया मैम। ये जो इंग्लिश है, जो आइल्स कंपलसरी है बाहर जाने के लिए, इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ आपसे कुछ बातें कर लूँ। श्योर सर, करें मैम? बिल्कुल। तो इंग्लिश कितनी आसान है? डिपेंड्स ऑन द पर्सन, उसको कितनी आती है और उनका इंटेलिजेंस लेवल कितना है। ओके, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। पीछे एकेडमी है फ्यूचर प्लैनेट एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड। सारे पैसे वीज़ा लगाने के बाद कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, यूरोप, भाई ये जो फ्यूचर प्लैनेट है और जो ये गुंजन है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंग्लिश कितनी कंपलसरी है बाहर जाने के लिए? कोई सेटिंग वेटिंग नहीं हो जाती क्या भाई पैसे दे के कुछ आइल्स वगैरह क्लियर हो जाए? देखिए सर, हर तरीके का बच्चा आपको मार्केट में मिलता है। हो सकता है कि सेटिंग करवा के आप एक बार अब्रॉड मूव हो जाओ, लेकिन अब्रॉड में जाके बेसिकली होता क्या है, आपको वहाँ जाके यूसेज तो इंग्लिश का ही करना है। तो आपके अंदर इतनी कम्युनिकेशन स्किल्स, इतनी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए कि आप वहाँ जाके सर्वाइव कर सको। तो अगर आप अपना सर्वाइवल चाहते हो कि आप रियली सर्वाइव करना चाहते हैं, तो आपको आइल्स करनी ही पड़ती है या फिर पीटी करनी पड़ती है, जिसके लिए इंग्लिश नेसेसरी है। मतलब चलो कोई सेटिंग करा के चले भी गए, लेकिन वहीं पे लोगों से तो बात करनी है, काम तो उन्हीं के साथ करना है। यस, एग्जैक्टली। उन्होंने काम तो उन्हीं के साथ ही करना है। तो सर्वाइवल के लिए ये चीज़ काफ़ी एक्सपीरियंस भी देती है। एक्चुअली पर्सनल डेवलपमेंट बच्चे की बहुत होती है जब वो आइल्स या पीटी करता है। ओके, दैट्स द थिंग। भाई अभी मैं कुरुक्षेत्र में बस स्टैंड के सामने हूँ और ये फ्यूचर प्लैनेट ऊपर एक फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर दोनों ही ले रखे हैं और काफ़ी लंबे टाइम से ये एकेडमी चल भी रही है। तो चले मैम एक बार एकेडमी तक। श्योर सर, श्योर। भाई नितिन आगे आ जा। अच्छा मैम, एक सिंपल सा एक मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी, जो मेरे भी और जो वीडियो देखेंगे उनके भी इंग्लिश फोबिया है हमारे, सच बात है? एग्जैक्टली, बहुत सारे बच्चों का होता है इवन। और 10वीं पास करने के बाद, +2 पास करने के बाद हम ये सोचते हैं कुछ बड़ा करें, विदेश में चले जाएं, पैसा कमाएं, लेकिन जब इंग्लिश पे बात आती है, भाई इंग्लिश होगी अच्छी तभी आइल्स क्लियर होगा और तभी हम बाहर जा सकते हैं। तो आपके पास इस टाइप के स्टूडेंट्स आते हैं जो 10वीं +2 की होते हैं, इंग्लिश बहुत जीरो होती है? बिल्कुल सर, हम 90% ऐसे ही बच्चों को डील करते हैं जिनका लेवल इंग्लिश में काफ़ी हद तक बहुत डाउन होता है। और ऐसे क्राउड को हैंडल करना सर अब तो आदत बन चुकी है। बिकॉज आई थिंक ऐसे बच्चों के साथ डील करना ना काफ़ी ज़रूरी हो चुका है हमारे लिए भी। हमें भी पता चलता है कि एक बच्चा अगर बेसिक लेवल से है तो उसको ऊपर तक कैसे लेके जाना है। तो उसके लिए स्पेशल टिप्स हैं, स्पेशल ट्रिक्स हैं जो हम बच्चे को प्रोवाइड करते हैं एंड फॉलो करवाते हैं, ताकि उसके लेवल की इंप्रूवमेंट हो और वो आइल्स या पीटी इजीली क्रैक कर सके। दैट्स द पॉइंट। मतलब कोई मुश्किल बात नहीं है अगर 10वीं पास बच्चा कोई आ जाए और बाहर जाने की सोचे और इंग्लिश उसकी जीरो हो। जीरो तो खैर 10वीं जब क्लियर कर रखी इतनी तो इंग्लिश उसको आती ही होगी। सर एक्चुअली बात पता है क्या होती है, जो बच्चे आइल्स करना चाहते हैं मोस्टली विलेज क्राउड होता है, एंड विलेज में जो एजुकेशन मिलती है बच्चों को वो इतनी एडवांस नहीं होती है कि बच्चे उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन गेन कर पाएँ आइल्स या पीटी के लिए। जो आइल्स होती है इसके अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स या वोकैब्स होती हैं जो बच्चों को जिनकी नॉलेज नहीं होती। तो बेसिकली अगर किसी बच्चे को इंग्लिश नहीं आती, सो वी आर here to help him or her, I think। तो बेसिकली हम बच्चे को उसी लेवल से उठाते हैं जहाँ पर वो स्टैंड करता है। अगर हमें लगता है किसी बच्चे को ड्रिंक का मतलब भी नहीं पता, तो हम उसी को वहाँ से उठाएंगे कि इस बच्चे को बेसिक वर्ड्स नहीं पता है, इसको वहीं से सिखाना है। दैट्स द पॉइंट कि जहाँ हमें लगता है कि बच्चे को जहाँ वर्क की ज़रूरत है हम उसको वहीं से डील करते हैं। दैट्स द पॉइंट। तो मैम एक बार ऑफिस में चले? श्योर सर, व्हाई नॉट। आई मैम। तो भाई जिसने ड्रिंक का भी मतलब नहीं पता उनकी भी तैयारी करवा रहे हैं। अब समझने की बात है कि इंग्लिश फोबिया अगर आपके दिमाग में है तो उसे निकाल दीजिए और चलो करते हैं बात थोड़ा सा और लंबे से स्केल पे। इधर ही बैठ जाए मैम मेरे ख्याल से जी। मैम सीधी सी बात यह है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की इवन मैं भी सोचता हूँ एक बार तो कनाडा घूम ही आऊँ मैं। सारा देश कनाडा के पीछे पड़ा रहता है, लेकिन इंग्लिश नहीं आती, आइल्स क्लियर नहीं होगा, कम से कम 6 वो रैंक बोलते हैं, मार्क्स बोलते हैं, क्या बैंड्स 6 बैंड्स तो एटलीस्ट हों। तो कैसे मुमकिन हो सकता है जो 10वीं करके बच्चा +2 करके इंग्लिश फोबिया कितने दिन आपके पास पढ़े ताकि उसका बैंड्स 6 बैंड्स आ जाएं और वो विदेश में जा सके?
सर अगेन यही बात आती है कि बच्चे की कैपेबिलिटीज़ पर भी डिपेंड करता है कि वो आइल्स को क्रैक करने में कितना टाइम लेगा। जहाँ तक बात आती है हमारी एकेडमी की, जैसे कि फ्यूचर प्लैनेट एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, हम यहाँ पर बच्चे को वो टिप्स और वो ट्रिक्स देते हैं जिसके थ्रू वो आइल्स क्रैक कर सकता है। जब मेरे पास बच्चा पहले दिन क्लास में बैठेगा, मैं जज कर लूँगी कि बच्चे का लेवल क्या है, फिर मैं उसको उसी के अकॉर्डिंग टीच करवाऊंगी। अगर मुझे लगेगा उसकी लिसनिंग वीक है, उसकी रीडिंग वीक है और उसकी राइटिंग या स्पीकिंग वीक है, फिर मैं उसके उसी एरिया को उठा के पहले स्ट्रॉन्ग करूंगी। तो एक एक एरिया करके हम उसका बिल्डअप करते हैं। अगर एक बच्चा बिल्कुल ही वीक लेवल का है तो वो एटलीस्ट 3 मंथ्स ले लेता है। अगर बच्चे का लेवल अच्छा है तो देखिए हमारे पास ऐसे भी बच्चे आते हैं जो 15-15 दिन में आइल्स क्रैक कर जाते हैं। सीरियसली? यस, एग्जैक्टली। मैम सीधी सी बात, फिर मैं एक बार आपके पास आ जाता हूँ इस टॉपिक को लेके। बच्चे का इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं लैकिंग ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है। उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो इस तरह की एकेडमी पे आए और आगे खुल के बात करे, थोड़ा सा शाई नेचर उसका होता है। अब वो किस तरीके से आपके पास आता है और किस तरीके से आप उसकी तैयारी करवाते हैं? अब वो आया, क्या आप उसको इंग्लिश के वर्ड, जैसे आपने ड्रिंक के बारे में जिक्र किया, और टेंसेज, आर्टिकल ए एन दी भी हमें नहीं पता होता, तो ये सब चीजें उसको आती नहीं। क्या आप सारी ग्रामर पे उसके फोकस करते हो? किस किस चीज की जरूरत होती है आइल्स के लिए? देखिए सर, आइल्स के लिए अगर आपको इंग्लिश की बेसिक नॉलेज है, इंग्लिश इज नॉट अबाउट ओनली ग्रामर, इसमें अगर आपको वर्ड्स की नॉलेज है, आप तब भी एजुकेशन आइल्स के बारे में इजीली गेन कर सकते हो। तो जो बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड होती है आइल्स के अंदर, वो होती है टेंसेस से रिलेटेड, क्योंकि अगर एक बच्चे को टेंसेस आते हैं वो इजीली सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकता है। मान लो जिसको टेंस भी नहीं आते, जिसको टेंस भी नहीं आते, इसीलिए बच्चा हमारे पास आ रहा है। तो जिसको कुछ नहीं आता हम उसको वहीं से उठाते हैं, वहीं से स्टार्ट करवाते हैं। क्या बात है, देखो ये बात बड़ी शानदार है। जिसको इंग्लिश नहीं आती वही तो सीखने आएगा। अब एग्जैक्टली, अगर उनको नहीं आता तभी वो हमारे पास आ रहे हैं, और उनको जहां से नहीं आता उनको वहीं से उठाया जाता है, आगे पुल अप किया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है कि अगर उनके पास 0 कॉन्फिडेंस है, 0, तो हम उनका कॉन्फिडेंस किसी ना किसी तरीके से बिल्डअप कर सकें। तो उसके लिए प्रॉपर क्लास में इवन एक्टिविटीज़ फॉलो करवाई जाती है। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोगों को अब राइट हम लोग बात कर रहे हैं, हमें पता है हमारे सामने कैमरा है, हमें बहुत सारे लोग देखेंगे, इवन थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर गोइंग टू सी अस, बट हमारे अंदर वो फोबिया क्यों नहीं है? बिकॉज वी आर हैबिचुअल ऑफ इट, हमें उसकी आदत है। मैं रोज क्लास में एवरीडे नए लोगों को फेस करती हूँ, मेरे पास रोज नई इंक्वायरीज आती हैं, मुझे उनसे बात करने की हैबिट है। सो दैट्स द पॉइंट कि अगर हम उनके साथ भी ये सेम हैबिट जनरेट कर रहे हैं क्लास के अंदर, कि उनको कम्युनिकेशन करवाएं इंग्लिश में एक दूसरे के साथ, उनको कंफर्टेबल करवाएं, आप उनको क्लास में फ्रंट में आगे बुलाओ, उनको कहो कि आप इंग्लिश में लोगों से बात करो, तो उनके अंदर वो सेम कैपेबिलिटीज, वो सेम कॉन्फिडेंस, वो सेम बॉडी लैंग्वेज जनरेट होती हुई दिखाई देती है जो हमारे अंदर है, एंड दैट्स द पॉइंट। ओके, तो बहुत सारी बातें जो हैं समझ में आती हैं। एक प्रश्न मेरे पास फिर से आ गया मैम, जब एक फ्रेशर बच्चा आपके पास आता है, इंग्लिश का फोबिया है, क्लास में बैठा और आप आए, चौक या कुछ भी आपने लिखने के लिए उठाया और या बुक पढ़ानी शुरू की, फ्लुएंटली इंग्लिश आपने बोलनी स्टार्ट कर दी, तो फायदा क्या हुआ उसका? तो आप किस तरीके से फिर स्टार्ट करते हैं? क्योंकि मेरे साथ अक्सर एक बार ऐसा बना था, मैं स्पोकन के लिए गया तो वहाँ पे जाके टीचर ने इतनी इंग्लिश झाड़ दी, मैं और डिप्रेशन में आ गया। आधे बच्चे तो कह रहे थे कि सर बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, मेरे तो ऊपर से गया सब कुछ। देखिए सर, बहुत सारे टीचर्स आई हैव फेस्ड, एंड उनकी बात कहीं हद तक सही होती है कि आप आइल्स या पीटी के अंदर इंग्लिश की लैंग्वेज गेन करने आते हो, राइट? इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज गेन करने आते हो, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मेरे साथ इंग्लिश में बात करोगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों आपको उसकी आदत हो जाएगी, एंड आप उसके अंदर कंफर्टेबल फील करने लगोगे। तो आपको अगर किसी भी चीज़ में प्रोफिशिएंसी चाहिए, परफेक्शन चाहिए, आपको उसके अंदर प्रैक्टिस की भी नीड होगी। और प्रैक्टिस के लिए ही मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स क्या फॉलो करते हैं? इंग्लिश पैटर्न की आप जब प्रीमिसेस के अंदर एंटर कर चुके हो, आप हिंदी में बात या किसी भी अपनी नेटिव लैंग्वेज के अंदर बात नहीं कर सकते, बट वी आर नॉट फॉलोइंग दैट मेथड। ओके, आप इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करते? नो, मतलब आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, नहीं तो फाइन लगेगा, इन चीजों को फॉलो नहीं? नो, नॉट एट ऑल। उसके पीछे सर एक रीजन है। देखिए, हमारी 5 फिंगर्स हैं, पांचों की पांचों आई थिंक बराबर नहीं है। ऊपर मेरे क्लास में जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, सो मेरे पास हर तरीके का बच्चा क्लास में बैठता है।
हो सकता है कि एक बच्चा ऐसा हो जिसके +2 में इंग्लिश में 90 मार्क्स आए हैं, कोई ऐसा हो जिसके 33 मार्क्स आए हैं। तो जब मैं उससे इंग्लिश में बात करूंगी तो वो 90 मार्क्स वाला बच्चा मेरी बात को ऐसे गेन कर लेगा, बिकॉज उसके पास वो कैपेबिलिटीज हैं कि वो मेरी बात को समझ पाए। बट जिस बच्चे के मार्क्स 33 हैं वो मेरी बात को नहीं समझ पाएगा। और एक बच्चा मेरे पास अगर समझने के लिए आ रहा है किसी बात को, मैं उसके आगे बोली जा रही हूँ। एक टीचर का काम ये है कि वो अपनी नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करे, पर अगर मेरी दी हुई नॉलेज वो गेन ही नहीं कर पा रहा, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इसीलिए हम बच्चे को कहते हैं आप अपनी नेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करें। पंजाबी है, आपकी विलेज की कोई लैंग्वेज है, उसका इस्तेमाल छोड़े। या तो आप हिंदी में बात करें आपस में या इंग्लिश में बात करें। बट मैं अपना जो इंग्लिश बोलने का लेवल है वो सिर्फ अपने स्टाफ के साथ फॉलो करती हूँ, उनसे कोऑर्डिनेट करने के लिए। बट अगर मैं बच्चों के साथ कोऑर्डिनेशन की बात करूँ, मैं उन बच्चों के साथ इंग्लिश में बात करना अवॉइड करती हूँ जिनको इंग्लिश की नॉलेज नहीं है, ज्यादा नॉलेज नहीं है, बिकॉज वो मेरी बात को गेन नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं डिमोरलाइज भी हो सकते हैं। और हाँ, अनदर इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि जब वो मेरे पास आते हैं, बेसिक लेवल के हैं, उनको भी इतनी नॉलेज नहीं है, वो मेरी पटर 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 जब इंग्लिश सुनेंगे वो कहेंगे भी भाई हम तो नहीं कर पाएंगे। उनको जब वो मेरी बात समझ नहीं आएगी। और उसका पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि जब वो मेरी सारी बातों को समझते हैं, उनको अंदर से मोटिवेशन मिलती है कि हाँ आई कैन डू इट, आज नहीं तो कल मैं ये कर लूंगा। दैट्स द पॉइंट, ये फैक्ट है। तो फिर भी मैं पूछना चाहूंगा कि कितना टाइम लगता है एक 10वीं पास बच्चे के लिए आइल्स तक पहुंच पाना? सर आइल्स फर्स्ट ऑफ ऑल +2 जो बच्चे कर चुके होते हैं वो परस्यू करते हैं। एंड एक बच्चे को कितना टाइम लगेगा क्रैक होने में, ये बच्चे के इंग्लिश लेवल पर डिपेंड करता है। अगर वो उसने आके आपसे ही 10 सीखे हैं, हाँ, और आपसे ही सारा कुछ सीखा है, तो उसको 3 मंथ्स लगेंगे आइल्स को क्रैक करने में। यस, मैक्सिमम 4 मंथ्स मैक्सिमम। तो उसके 6 बैंड आ ही जाएंगे, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी 4 मंथ्स के अंदर। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? आपके किस स्टूडेंट ने मैक्सिमम मार्क्स लिए? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन होता है ये बताना कि मेरे बच्चे कितने, फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, ऐसे एक एस्टीमेट, ओवरऑल एस्टीमेट बताती हूँ मैं आपको। जो बच्चे मेरे पास 1.5 महीने में आइल्स करके गए हैं, ऐसा भी हुआ है कि उनके 7.5 बैंड भी आए हों, उनके 8 बैंड भी आए हों। और कई बार ऐसे होता है कि जिन्होंने मेरे पास 4 मंथ स्पेंड किए है, 5 मंथ स्पेंड किया, ऑब्वियसली 4 और 5 मंथ स्पेंड करने वाले बच्चे का लेवल बेसिक है, तभी वो इतना टाइम स्पेंड कर रहा है। तो उसके ऐसा भी होता है कि 6 भी आए हो या फिर 6.5 भी आए हो। बट हमारा जो ऐसे नहीं होता कि हमारा मैक्सिमम स्कोर कितना गया, बट ये है कि जो हमारी वेटेज है स्कोर की, वो ऑलवेज या 90% कह सकते हो आप सक्सेसफुल ही होती है। मतलब 10 में से 9 बच्चे क्लियर होते हैं। यस। तो उसको यहाँ से जाने के बाद घर पर कितना जरूरी है, क्योंकि घर पे तो वही हरियाणवी इन्वायरमेंट है जी हमारे पास। तो देखिए सर, हमारे पास जब यहाँ पर बच्चा आएगा, वो मेरे पास 9 बजे से लेके 4 बजे तक रहता है। उसके बाद देखो, बच्चे की अपनी पर्सनल लाइफ है। अगर मैं उसको हर टाइम यही कहूँगी कि भी तूने पढ़ना है, तूने पढ़ना ही है, तूने पढ़ना ही है, वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा अपनी लाइफ से, माइंड पर स्ट्रेस लेगा, जो कि उसकी आई थिंक डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है। स्ट्रेस हमारे लिए, किसी के लिए भी आई डोंट थिंक सो फिजिकली अच्छा होता है। तो उसी चीज़ से कॉप अप करने के लिए हम बच्चे को कहते हैं आप थोड़ा सा रेस्ट लें, आप अपने बाहर घूमें, दोस्तों के साथ फिरें। ऐसा नहीं होता कि आप अपनी बेसिक लाइफ से बिल्कुल टच खो दो आइल्स में आने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी पर्सनल लाइफ अलग है। तो बेसिकली उस चीज़ से कॉप अप करने के लिए कि बच्चे घर जाकर भी कुछ करें, हमने एक ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप पे, जिस पर हम डेली बच्चों को हर मॉड्यूल का स्पेशल होमवर्क भेजते हैं। फॉर एग्जांपल, हर डे एक नई चीज़ क्लियर करेंगे। अगर लिसनिंग में हमें लगता है कि बच्चों की स्पेलिंग्स में प्रॉब्लम है, तो एक दिन स्पेलिंग्स की रिकॉर्डिंग करके भेजेंगे कि आप इनकी 50 स्पेलिंग्स है, कल स्पेलिंग लिख के आइए। कैबिन्स में आपके टीचर बैठे हैं, वो आपकी सेपरेटली हर नोटबुक को चेक करेंगे। उसके अलावा हमें लगता है कि लिसनिंग में बच्चे का स्कोर नहीं आ रहा, जबकि लिसनिंग तो सबसे इजी है, इसमें स्कोर आना चाहिए बच्चे का 8-8, 8.5 बैंड। तो हम बच्चे को डेली एक लिंक प्रोवाइड करते हैं जिसमें बच्चे को रोज वो होमवर्क भेजना ही होता है। हमारे यहाँ पर देखो, इंग्लिश बोलने पर, ना बोलने पर कोई फाइन नहीं लिया जाता, बट अगर बच्चा होमवर्क नहीं करके आएगा उससे फाइन लिया जाएगा, क्योंकि वो इम्प्रूवमेंट आप लोगों की है। हम जब अपनी ड्यूटीज यहाँ से खत्म करके घर जाते हैं, हम फिर भी इतने रिस्पॉन्सिबल है कि हमें पता होता है कि बच्चे को काम भेजना है। तो अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करते हैं, तो हम बच्चे से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें इन रिटर्न हमारा फेवर प्रोवाइड करे।
तो ये चीज़ होती है कि अगर बच्चा घर जाता है, ऑब्वियस सी बात है, पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं होते, कईयों के 100 बातें होती है, उनकी नेटिव लैंग्वेज कुछ और होती है, या गांव में नहीं, कईयों को अंग्रेजी आती तो एक दूसरे से नहीं बात कर पाते, कोई बात नहीं, लेकिन आप खुद तो हैं उस चीज़ से डील करने वाले। तो उसी चीज़ के लिए हम आपको ग्रुप के अंदर डेली एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटी हम हर मॉड्यूल को लेके रोज देंगे। आपको स्पीकिंग के बकायदा अपनी रिकॉर्डिंग करके भेजनी है ग्रुप में। आपको मैंने कोई टॉपिक दे दिया, अगले दिन वो मैंने सुनना है, तो मैं सिर्फ वो अगले दिन क्लास में ही नहीं सुनूंगी, आप रात को मुझे बकायदा उसकी रिकॉर्डिंग करके भेजोगे और मैं वो रात को चेक करके सोऊंगी। दैट्स द थिंग। अच्छा, स्पीकिंग का बताया आपने, रीडिंग का बताया, जो उसके बाद राइटिंग और 4 रहते हैं इंग्लिश के अंदर। स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। तो इनका कैसे रहता है, राइटिंग का कैसे रहता है? राइटिंग में देखो, राइटिंग में सर हम फॉर्मेट्स प्रोवाइड करवाते हैं बच्चे को। बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई बच्चा, एक ऐसा बच्चा जिसका इंटेलिजेंस लेवल काफ़ी अच्छा है, तो उसका दिमाग इतना होगा कि उसको बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन आती होगी, और किसी को अगर सेंटेंस बनाने आते हैं वो किसी भी तरीके की राइटिंग को आसानी से लिख सकता है। बट अगर मैं यहाँ पर उन बच्चों की बात करूँ जिनको बिल्कुल बेसिक है, जिनको नहीं आता कुछ, या जिनको सिर्फ अपना ये है कि हम आइल्स करके सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर ले, कि हमारे सिर्फ बैंड आ जाए, हमें तो बाहर जाना है, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी आ जाए, एक बार 6 बैंड आ जाए, दैट्स इट। उसके लिए हम बच्चे को एक ऐसा फॉर्मेट प्रोवाइड करेंगे राइटिंग में, जिससे उसकी रिक्वायरमेंट आसानी से पूरी हो जाए। ओके। वो फॉर्मेट ऐसा है जिसमें आपकी 60% एफर्ट मेरे हैं, लिखा लिखाया, 60% मैंने लिखा दिया है। अब 4 महीने में आप कम से कम 40% तो लिख ही सकते हो। इतना तो हम आपको सिखाएंगे कि आप 40% लिख लें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम बच्चे को उसी वे में पढ़ाते हैं कि तभी मैं आपको कह रही थी कि हमारा सक्सेस रेट 90% है। क्यों? क्योंकि हम बच्चे को ये नहीं कहते कि हर बार हार्ड वर्क ही करो, कई बार स्मार्ट वर्क भी काम करता है। आपने चारों पॉइंट बता दिए, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग। चारों होने के बाद उसका एग्जाम होता है आइल्स का, जो सामने एक खतरनाक सा टीचर होता है, ऐसा होता होगा, और पता नहीं क्या क्या क्वेश्चंस वो पूछेगा में चारों टॉपिक पे, वहाँ पे घबरा जाता है। तो उसके लिए आपके पास क्या तैयारी रहती है? देखिए सर, जब भी हम किसी के सामने एग्जाम देने जाते हैं जी, किसी एग्जामिनर के सामने बैठे हैं, आपने यहाँ पे इस तरह का बना रखा है सिस्टम भाई? यस। अपस्टेयर्स वी हैव द प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। ऊपर हमारे पास कैबिन्स हैं, उसी तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर में बने हुए हैं जैसे एग्जाम टाइप में होते हैं हमारे पास। उसमें हम डेली बच्चों की इंडिविजुअल स्पीकिंग इंटरव्यूज लेते हैं, उसी वे में जैसे आपकी एग्जाम में ली जाती है, ताकि बच्चा इतना कंफर्टेबल हो जाए कि जब वो एग्जामिनर के सामने बैठे उसको आदत हो कि हाँ ये तो मैं पहले भी करता था और ये मेरे को आज फिर से देना है। सो दैट्स द थिंग। वो फोबिया, वो डर निकल जाता है उसका, टीचर उसको ऊपर मिलेंगे। हाँ, ऐसा होता है। ऐसा होता है। हम बच्चे के साथ प्रोफेशनली बिहेव करते हैं। इस टर्म जब बात आती है बच्चे के फ्यूचर की, तो हम भी बहुत प्रोफेशनल हैं। देखो, क्योंकि बच्चे हमारे पास बहुत ट्रस्ट करके आते हैं, उनका फ्यूचर हमारे हाथों में होता है। वो अगर हमारे पास 4 महीने स्पेंड कर रहे हैं, देखो फीस की बात बाद में आती है कि कितने पैसे लगा रहे हैं, वो अपना वो प्रीशियस टाइम हमें देते हैं। अगर उन्होंने हमें 4 महीने का पीरियड दिया है, इट मीन्स वो अपने 4 महीने भरोसा करके हमारे ऊपर यहाँ पर आ रहे हैं। तो हमारी ड्यूटीज़ बनती हैं कि हम अपने सारे एफर्ट्स उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए लगा दें। दैट्स द थिंग। ओके। तो भाई जो हमारे साथ गुंजन मैम हैं, उनसे जितनी बातें हो सकती थी यार, क्योंकि मैं उसी लेवल पे पूछता हूँ, 10वीं +2 का बच्चा अगर 0 है इंग्लिश में और यहाँ पर आए तो कितना ईजी है, वो सारी बातें मैं यहाँ पे पूछ चुका हूँ। जिन जिन भाइयों को, जिन जिन बहनों को बाहर जाना है और इंग्लिश को लेकर थोड़ा सा फोबिया था, वो सारी बातें, क्योंकि ये बातें मैं उनके लिए ज़्यादा जरूरी है जो इंग्लिश में बहुत कमज़ोर है। जो हाई हैं वो तो यहाँ पे आके बात कर ही लेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता कि हाई बच्चों को ज़रूरत नहीं होती है, बट उनको ना उनकी शेप, एक होता है ना चिकनी मिट्टी, उसको घड़े में शेप करना, तो वो जो वीक बच्चा है वो एक चिकनी मिट्टी की तरह है जो गीली है, उसकी शेप करनी, उसको सुखाना, उसको पेंटिंग करनी, सब कुछ हमने करना है। और जो क्या कहते हैं, जो बच्चे ऐसे हैं जिनका लेवल एडवांस होता है, उनकी शेप बनी हुई है, बस हमने उस पर कलाकारी करनी है। दैट्स द बेस्ट एग्जाम्पल आई थिंक। ये डिफरेंस होता है एक वीक और एक एडवांस लेवल के बच्चे में। दैट्स द थिंग। तो देखो भाई, जब आप क्लास में बैठोगे, खतरनाक सा टीचर सारा दिन इंग्लिश में पटर 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 करेगा, मैडम ने बताया वो माहौल नहीं है। माहौल वो होगा जो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सके, जो आपके आसानी से बात समझ में आए। हमारा काम है इंग्लिश समझना, वो कैसे, वो मैडम का काम, और बताया भी बहुत अच्छे तरीके से।
अब आपके क्या कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं पढ़ूंगा। और फिर अच्छा सुना मैम, कल आपके बच्चों का एग्ज़ाम है? यस, कल मेरे काफ़ी बच्चों का एग्ज़ाम है, कल 5 स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है। ओके, तो बच्चों की तैयारियां, आज तो वो कमरे में बैठे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, लगातार रहे होंगे वो? नो नो नो, नॉट एट ऑल। वो जो एग्ज़ाम टाइम की उनकी तैयारी है वो पिछले 1-2 महीने से मेरे पास कर रहे हैं। अब वो उनको भी थोड़ा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं कि मैम अब बोर नहीं होता, बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है, अब तो सिर्फ एग्ज़ाम में परफॉर्म करना है। सो आई हैव टोल्ड देम कि अब आप अपने घर जाइए, रिलैक्स कीजिए, स्टे काम एंड कंपोज्ड। अब आप जो परफॉर्मेंस देंगे वो आप सीधा अपनी एग्ज़ाम में दोगे। तो आज कोई पढ़ाई नहीं कर, रिलैक्स मूड में? हाँ, आज वो अपने घर हैं, जिनके कल एग्जाम है वो आज अपने घर हैं, रिलैक्स फील कर रहे हैं। उनको जो कुछ देना था एग्जाम के लास्ट टिप्स एंड ट्रिक्स वो हमने पहले ही उनको प्रोवाइड करवा दिए हैं। अब वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि उनका कल एग्जाम है और उन्होंने बस अपना बेस्ट देना है। दैट्स द थिंग। चलो भाई, कल एग्जाम है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और पूछेंगे कि कल ही कि कितने बच्चों का एग्जाम क्लियर हुआ। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, इट वाज वेरी नाइस टू मीट टू यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। धन्यवाद भाई। जय हिंद, भारत माता की जय।